हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपीएससी आईएएस प्री में भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछे गए क्वेश्चनों को हल करेंगे जो 1997 में पूछे जा चुके हैं। आइए उन क्वेश्चनों को हल करने का प्रयत्न करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चनों को यूपीएससी बनाता है और आगे किस टाइप के क्वेश्चनों को बनाने की संभावना बनती है उसकी। आइए इन प्रश्नों से हमें आइडिया लगेगा। आइए उन प्रश्नों को हल करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था। यानी संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन 1993 में किया गया वह भारतीय पंचायती राज व्यवस्था से किया गया था। आइए उसके बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑप्शन क्या कह रहा है, सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। ये बात हम जब पंचायती राज व्यवस्था पढ़ते हैं 73वां संविधान संशोधन में, तब हमें पता चलता है कि हाँ, स्थानीय निकायों में महिलाओं की सीटें 30% हैं, यानी 1/3 करके रखी गई हैं, आरक्षित की गई हैं। तो ये बात तो हमें सही लग रही है। तो ये भी बात हमारी सही है, यानी प्रस्तावित की गई है। बी ऑप्शन के अगर आप पंचायती राज संस्थाओं के लिए संस्थाओं के नियंत्रण के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोगों का गठन करेगा। हाँ, हर राज्य का गठन वित्त आयोग में है। ठीक, वित्त आयोग का गठन भी हर राज्य करता है अपना अपना। ये भी बात सही है। सी कह रहा है, पंचायती राज के निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनकी 2 से अधिक संतान हो। ऐसा पंचायती राज व्यवस्था में नहीं कहा गया है, तो ये वाली बात तो हमारी गलत है, क्योंकि यदि उनकी दो से अधिक संतान के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, तो इसलिए ये आंसर हमारा गलत हो जाता है। ये बात हमारी प्रस्तावित नहीं है 73वें संविधान संशोधन 1993 में। फिर ऑप्शन डी के अगर यदि पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अधिक्रमण या विघटन कर दिया जाता है तो 6 महीने की अवधि में चुनाव कराए जाएंगे। हाँ, ये बात सही है कि यदि पंचायती राज व्यवस्था में यदि चुनाव हुए और जैसे प्रधान का चुनाव खत्म हो गया या उसको 5 वर्ष से पहले उसको हटा दिया गया किसी कारणवश, तो 6 महीने के अंदर अगले चुनाव कराए जाएंगे। तो राज्य सरकार द्वारा अधिक्रमण या विघटन कर दिया जाता है या कोई खत्म हो जाता है, जैसे प्रधान कोई हो खत्म हो जाता है, तो उसको 6 महीने के बाद अवधि के अंदर ही उसका चुनाव कराए जाने की व्यवस्था इसमें की गई है। तो इस तरीके से यह ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, क्योंकि अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनकी 2 से अधिक संतान हो। यह बात नहीं कही गई है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा इसका। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो, यानी देखिए संसद में 2 सदन, संसद कैसे बनती है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और हम राज्यसभा को उच्च सदन समझते हैं, उच्च सदन, लोकसभा को निम्न सदन, निम्न सदन। तो वही बताया गया है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के यानी राज्यसभा के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। बी कह रहा है, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। सी कह रहा है, वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। डी कह रहा है, उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। जब हम पढ़ते हैं तो प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं यदि, तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, बाकी ये सही है कि वह निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकते। यदि उच्च सदन के हैं तो वो बजट पे निम्न सदन पर नहीं बोल सकते। और सी कह रहा वह केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, यह भी बात सही है। डी कह रहा उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण के
करने के 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, यानी लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा 6 माह के अंदर, यदि वो उच्च सदन के सदस्य हैं तो इस तरीके से इसका आंसर हमारा वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ये प्रधानमंत्री के उच्च सदन के बारे में कहा गया है। ठीक, तो दूसरे का आंसर वह हो जाएगा, वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के कुल सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल के 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति वर्ष 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से है। देखिए, ये क्वेश्चन 1997 में पूछा गया है। ठीक, 1997 में, और ये पूछा गया, ये कह रहा है कि 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से है। ऑप्शन ए कह रहा है वर्ष 1991 की जनगणना, बी कह रहा है वर्ष 1981 की जनगणना, सी कह रहा है वर्ष 1971 की जनगणना, डी कह रहा है 1971 की जनगणना। यानी जब भारत में राष्ट्रपति के जब चुनाव होंगे तो उस समय उसकी स्थिति, जैसे सदस्यों की संख्या निश्चित की गई है, किस वर्ष की जनसंख्या के आधार पर की गई है। देखिए, 42वें संविधान संशोधन में कहा गया, 42वें संविधान संशोधन में कहा गया कि हमारा जो परिसीमन आयोग है, जो परिसीमाओं को गठित करता है, ये जो विधानसभा की सीटें हैं, ठीक, उनको कम ज्यादा करता है, तो वह परिसीमन आयोग करता है। तो उस हिसाब से किस वर्ष की जनगणना, तो हम देखते हैं 1971 की जनगणना के आधार पर रख करके कहा गया, 1971 की जनगणना के आधार पर कहा गया कि 2001 तक जितनी संख्या है वो संख्या बढ़ेगी नहीं, बराबर रहेगी। हर समय जितनी बना दी गई है उतनी ही, उसमें कम ज्यादा नहीं कर सकते। और इसके बाद जब 2009 की वर्तमान में जब जनगणना हुई तो उसमें कहा गया कि 2026 तक परिसीमन में जितनी संख्या दी गई है वह निश्चित है। 2026 के बाद परिसीमन आयोग एक बनाएगा, उसके बाद यह राज्य की विधानसभा वो के सदस्य बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, उस हिसाब से वो काम करेगा। तो वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से है इसका, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। चौथा क्या करें, लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था, यानी जो जनहित याचिका है, जनहित याचिका, लोकहित याचिका या जनहित मुकदमे या जनहित याचिका, इसके बारे में पूछा गया कि इसकी संकल्पना का प्रारंभ किस देश ने किया। पहला है यूनाइटेड किंगडम, बी ऑस्ट्रेलिया में, सी यूनाइटेड स्टेट्स में और डी कनाडा में। तो हम देखते हैं अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स में ये हमें देखने को मिला लोकहित मुकदमे की संकल्पना का। हमारे भारत में किसने प्रारंभ किया, पीएन भगवती और बी आर कृष्णन, इन्होंने जनहित याचिका को प्रारंभ किया। दोनों ने जनहित याचिका भारत में। तो इसलिए हमारा आंसर यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका से हो जाएगा। लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ और हमारे भारत में सर्वप्रथम किसने किया, पीएन भगवती और बी आर कृष्णन ने हमारे यहाँ लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ किया था। अब पांचवा क्वेश्चन क्या है, निर्वाचनों का राजनिधिहन होता है किन देशों में जो निर्वाचन होता है यानी चुनाव होता है उसका सरकार खर्चा उठाती है, यानी सरकार के वित्त आयोग से वो अपना खर्चा उठाते हैं। किस देश में ऐसा हुआ है, निर्वाचनों का राजनिधिहन होता है यूएसए तथा कनाडा में,
बी कह रहा है ब्रिटेन व स्विट्जरलैंड में, सी कह रहा है फ्रांस व इटली में, डी कह रहा है जर्मनी और ऑस्ट्रिया में। तो हम देखते हैं जर्मनी और ऑस्ट्रिया को। जर्मनी और ऑस्ट्रिया, इन दोनों देशों में जो चुनाव होता है वह देश के बजट से होता है। तो यही एक अपनाया गया, भारत में भी अब सिस्टम अपनाया जा रहा है कि जो चुनाव निर्वाचनों का जो निधियन होगा वह सरकार द्वारा होगा। इसलिए इसका आंसर जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को यूपीएससी 1997 में पूछा, और देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चनों को बनाया। देखिए हम अभी तक जितने क्वेश्चन पढ़े 1995 से 1997 तक, हमें हर एक वर्ष में हमें पंचायती राज व्यवस्था से कहीं ना कहीं क्वेश्चन 1-2 हमेशा मिले, और प्रधानमंत्री संसद यानी संसद से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिला। तो राष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री और पंचायती राज व्यवस्था, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे हर वर्ष एक ना एक क्वेश्चन बनाया जाता है। तो आप पढ़ते चलिए, देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन बने हैं, और उन्हीं से आइडिया लीजिए और आगे अपनी पढ़ाई को विधिवत बनाइए रखिए। तो आप पढ़ते चलिए, नॉलेज अगेन करते चलिए, और परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन कीजिए, और हमेशा खुश रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। बस इसी बात पे आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।